गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और बिहार में छठ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वैसे तो हर जगह तैयारियां हो रही हैं, तो और पढ़ाई भी इसके साथ करना है। तो आप लोगों को मैं आगे के प्रश्नों के साथ बढ़ती हूँ, बताती हूँ। क्रियात्मक विकास के विषय में आज चर्चा करनी है। क्रियात्मक विकास बच्चे की प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया तथा शारीरिक नियंत्रण पर गतिविधियों का विकास है, जो मांसपेशियों तथा नाड़ियों पर समन्वय द्वारा संभव है। मतलब बच्चों के शरीर में जो ताकत आता है, छोटे बच्चे होते हैं तो उनके शरीर में वो लोथड़े के समान होता है शरीर। सिर्फ लिटा दीजिए तो पैर हाथ मारते रहते हैं। जब थोड़ी वृद्धि होती है उनका, तो सर जो है, मस्तिष्क जो है, उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल होता है 6 महीना के बाद। तो ये जो विकास होता है, ये क्रियात्मक विकास इसको कहते हैं। बच्चे जो साइकिल चलाते हैं पैर हाथ, तो यहाँ प्रश्न है कि कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। ऑप्शन में है सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना, पकड़ना। तो सिर को संभालना क्रियात्मक विकास हो गया, अपने सर पे कंट्रोल करना सीखता है। घुटनों के बल चलना, जब घुटने के बल चलना शुरू होता है तो वो भी क्रियात्मक विकास है। और पकड़ना, किसी भी चीज़ को ऐसे पकड़ लेना, तो ये क्रियात्मक विकास के ही अंतर्गत आता है। लेकिन जो बच्चे बोलते हैं ना, तो बोलना जो होता है वो क्रियात्मक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से ये जो बोलना है ये आंसर सही होगा। इसके आगे है कि बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का साधन कौन सा नहीं है। ऑप्शन है बच्चों का जन्म क्रम, दोस्तों से संबंध, माता पिता से संबंध, भाई बहनों से संबंध। तो बच्चों का जो जन्म क्रम है वो समाजीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो सबसे पहले तो वो जब बच्चा आता है ज़मीन पे माँ के पेट से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी माँ को पहचानता है और उन्हीं को देख के मुस्कुराएगा। जब भूख लगती है तो रोता है, कोई परेशानी होती है तो वो रोता है। लेकिन धीरे धीरे उसका समाजीकरण होता है, तो घर के जितने सदस्य होते हैं उनको वो पहचानने की कोशिश करता है, घर में जो आसपास लोग रहते हैं। फिर धीरे धीरे जब स्कूल जाता है तो और लोगों से, अपने बच्चों से दोस्ती होती है उनकी, उनको पहचानने की कोशिश करता है, उनको जानता है। तो ये 4 ऑप्शन में से बच्चों का जन्म क्रम जो है वो समाजीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इसका आंसर होगा। संक्रामक रोगों से तात्पर्य क्या है। संक्रामक रोग का बार बार होना, रोग का लंबे समय तक बने रहना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, और इनमें से कोई नहीं। संक्रामक रोग जो होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में किसी जंतु, वाहक या भौतिक वातावरण के माध्यम से फैल सकते हैं। एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है, जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, चेचक है, इन्फ्लुएंजा है। संक्रामक रोगों के उदाहरण तो बहुत हैं। अनुकूल वातावरण, नमी और तापमान, खाद्य पदार्थों के कुछ अवांछनीय सूक्ष्म जीवाणु तेजी से बढ़ते रहते हैं उसके अंतर्गत। अगर छोड़ दिया जाए उसको, खराब होते हैं तो उसमें बढ़ते रहते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ में कुछ भौतिक रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो रोग का बार बार होना फर्स्ट है, दूसरा है रोग का लंबे समय तक बने रहना, तीसरा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, इनमें से कोई नहीं। तो रोग का बार बार होना तो ये संक्रामक रोग नहीं है, इसके अंतर्गत नहीं आता है। रोग का लंबे समय तक बने रहना, ये भी संक्रामक नहीं है। लेकिन यहाँ जो मैंने बताया, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो बीमारी लगती है उसको कहते हैं संक्रामक रोग। 5वां क्वेश्चन आपका है, पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है। लार ग्रंथियों से निकला जल, ऊपर से पिया गया जल, भोज्य पदार्थों से निकला जल, इनमें से सभी। इसका आंसर यहाँ पे होगा
लार ग्रंथियों से निकला हुआ जल भी सहयोग करता है भोजन के पचने में। जो हम भोजन खाते हैं उसको चबाते हैं वो शरीर के अंदर जाता है। तो कोई भी भोजन जब हम करते हैं तो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए पाचक रसों की या पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे लार ग्रंथियों से निकला जल जो है वो भी स्रोत है पाचन संस्थान के लिए, चयापचय के लिए। दूसरा है भोज्य पदार्थों से निकला जल, जो भोजन खाते हैं उसको चबाते हैं तो उसमें से भी जल निकलता है। तीसरा है ऊपर से पिया गया जल। तो ऊपर से जो पीते हैं जल हम, हालांकि ज़्यादा जल नहीं पीना चाहिए, लेकिन जो ऊपर से जल पीते हैं वो भी हमारे भोजन को पचाने में सहयोगी ही होते हैं। तो थोड़ा पीना चाहिए, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। तो इसका आंसर आपका होगा डी, इनमें से सभी। अब एक प्रश्न है कि भोजक के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि क्या है? खमीरीकरण है, अंकुरीकरण है, विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रीकरण है, इनमें से सभी। तो जो खमीरीकरण होता है वो किसी भी चीज़ को, जो हम अनाज या कोई चीज़ उसको फर्मेंटेशन करते हैं तो उसमें पोषक तत्वों की वृद्धि होती है। जैसे हम इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, और गांव में बनता है वो पीठा जो कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो खमीरीकरण करके ही बनता है। जो ये छोला भटूरे जो हम खाते हैं उसको भी खमीरीकरण करके भटूरे बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा, देखिए इसमें अंकुरीकरण है। अंकुरीकरण से भी हमारे भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की वृद्धि होती है, विटामिन मिलते हैं उसमें। और विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रीकरण करके, जैसे दाल चावल ये सब मिक्स करके हम खिचड़ी बनाते हैं, इन सब चीज़ों को बना के, तो इनका भोज्य पदार्थों में पौष्टिकरण होता है, पोषक तत्वों की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार इसमें ये चारों चीज़ जो हैं पोषक तत्वों की वृद्धि करते हैं। जैसे खमीरीकरण हो गया, अंकुरीकरण हो गया, विभिन्न भोज्य पदार्थों को मिश्रीकरण करके, और इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। तो आज इसको विराम देती हूँ, फिर आगे के प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में लेकर मैं आऊँगी। तब तक बाय।